Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences. My name is Ramesh Kuldeep and today we will study about the structure of DNA. आज हम करेंगे अध्ययन डीएनए की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो डीएनए की संरचना के बारे में हमें पता है, वाटसन और क्रिक ने इसका एक अच्छा मॉडल बताया था जो डबल स्टैंडर्ड मॉडल था, जिसको सबसे ज्यादा मान्यता मिली। तो वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था उसको कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल। तो आज हम उसी की स्टडी करने वाले हैं कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का कौन सा मॉडल दिया था। यदि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा हो तो मैंने उन वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि किस प्रकार से एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि डीएनए क्या है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए की फुल फॉर्म जैसे बोलती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सबको पता है डीएनए की फुल फॉर्म है। तो न्यूक्लिक एसिड से बन, मतलब ये क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। मान लो एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, या तो न्यूक्लिक एसिड। अब ये दो प्रकार के होते हैं, हमें पता है डीएनए और आरएनए, उसके बारे में हम ज्यादा अध्ययन नहीं करें। हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो वाटसन और क्रिक ने बताया था इसकी स्टडी के बारे में। अब उन्होंने खोज नहीं की थी डायरेक्ट, उन्होंने क्या किया था, मॉरिस और विल्किस नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की थी, डीएनए की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो उन्होंने कुछ इमेजेस प्राप्त की थी और उन इमेजेस की स्टडी किसने की, वाटसन और क्रिक ने। दो साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो इन्होंने इसकी स्टडी की और उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। मतलब उसमें दो स्टैंड होते हैं, किसके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। अभी मैंने बताया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए। आपको ये भी पता होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन सी चीजें होती हैं, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं किस प्रकार से। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, मेन होता है शुगर, फिर शुगर से जुड़ती है नाइट्रोजन बेस, शुगर से नाइट्रोजन बेस जुड़ते ही क्या बन जाता है, न्यूक्लियोसाइड। अब इससे फॉस्फेट जुड़ते ही क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब इससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ता है, यानी शुगर से जुड़ेगा वो, फिर फॉस्फेट, फिर इससे शुगर के क्या जुड़ जाएगी, नाइट्रोजन बेस। इसी प्रकार से नेक्स्ट जोड़ दो आप, शुगर, फिर शुगर से नाइट्रोजन बेस, फिर फॉस्फेट। उधर ऊपर भी आप इसी प्रकार से जोड़ सकते हो, फॉस्फेट शुगर। तो ये एक लंबी चेन बन जाएगी। तो ये क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल श्रृंखला। अब इसमें देखो ये जो बैकबोन है इसकी, जो कौन बना रहा है, शुगर एंड फॉस्फेट मिलकर, और ये साइड में निकले हुए हैं नाइट्रोजन बेस। तो इन्होंने क्या बताया, वाटसन और क्रिक ने क्या बताया, जो डीएनए होता है वो इस प्रकार की दो श्रृंखलाएं होती है जो आपस में जुड़ी रहती है, प्रति समानांतर श्रृंखलाएं, समानांतर नहीं, प्रति समानांतर श्रृंखलाएं। हमें पता है इस श्रृंखला का एक एंड पर क्या पाया जाता है, 5 प्राइम सिरा, और दूसरे एंड पर क्या पाया जाता है, 3 प्राइम सिरा। तो उन्होंने बताया कि ये दो श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती हैं और वो प्रति समानांतर रहती है, समानांतर नहीं, प्रति समानांतर। देखो ये तो हो गया समानांतर, दोनों की दिशा एक ही तरफ हो तब तो समानांतर, और यदि दोनों की दिशा विपरीत हो तो इसका मतलब प्रति समानांतर। तो ये प्रति समानांतर रूप से क्या जुड़ी रहती है, एक दूसरे से श्रृंखलाएं जुड़ी रहती है, और जुड़कर क्या होती है, एक हेलिक्स बनाती हैं। दोनों श्रृंखलाएं जुड़ गई और एक हेलिक्स बनाती है, यानी कुंडली बनाती है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो। और कुंडली बनाकर क्या बन, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल। तो देखो यहां पर दो प्रति समानांतर श्रृंखलाएं, इसका एक का 3 प्राइम सिरा, ये 3 प्राइम सिरा है और ये 5 प्राइम सिरा है। अब इसी का दूसरा, ये 5 प्राइम सिरा है और ये 3 प्राइम सिरा है। तो ये एक दूसरे के प्रति समानांतर हो गई।
अब ये दोनों पट्टी समानांतर श्रृंखलाएं क्या है, एक दूसरे से कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। तो ये वाटसन क्रिक ने बात क्या बताया, ये दोनों श्रृंखलाएं कोई ना कोई बॉन्ड से जुड़ी होंगी। तो क्या बताया उन्होंने, दोनों श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी होती है। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स किनके बीच में बनते हैं, दो नाइट्रोजन बेसेज के बीच में। अब ये एक श्रृंखला हो गई, इसके सामने दूसरी श्रृंखला बनाए, मान लो ये फॉस्फेट हो गया, ये सुगर हो गया, ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ठीक है। ये सुगर हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, ये सुगर हो गया, ये फॉस्फेट, ये सुगर, ये फॉस्फेट, ठीक है। सुगर के सामने नाइट्रोजन बेस जोड़ दो, ये सुगर के सामने नाइट्रोजन बेस जोड़ दो, ठीक है। अब देखो दो नाइट्रोजन बेस के बीच में इन्होंने क्या बताया कि दो नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या बन रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे। इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे। तो दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई और जुड़ने के बाद में क्या हो गई, कुंडलित हो गई। और ये बीच में जो ये मान लो ये सीडी की जैसे, तो सीडी में जो बीच के डंडे लगे होते हैं वो किसके बने हुए, नाइट्रोजन बेस के। और जो बैकबोन बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, जिसकी मेरुदंड बोल सकते हैं या रीढ़ की हड्डी कौन सी है इसकी, बैकबोन क्या है, शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डीएनए की शुगर बैकबोन किसकी बनी होती है, शुगर एंड फॉस्फेट की। और बीच में जो बॉन्ड्स बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस के। और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन्होंने बताया। अब जब ये कुंडली करते हैं तो कुंडली करते हैं तो एक अक्ष के चार ओर कुंडली करते हैं, जैसे ये एक एक्सिस है तो इसी अक्ष के चार ओर कुंडलित करते हैं। और कुंडली करते हैं तो इसका डायमीटर कितना बताया उन्होंने, इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रोम। 20 एंगस्ट्रोम यदि नैनोमीटर में चेंज करना चाहें तो ये होता है 2 नैनोमीटर। क्योंकि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस सर ने तो 2 नैनोमीटर बताया था और आप 20 बता रहे हो। तो 20 तो एंगस्ट्रोम में और 2 नैनोमीटर में, तो ये आप कंफ्यूजन मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये जो इनका डायमीटर होता है ये डीएनए स्ट्रैंड का, तो कितना होता है 20 एंगस्ट्रोम, ठीक है। अब ये जो एक चक्कर पूरा करता है अपना, ये एक चक्कर पूरा करता है, उस एक चक्कर की कितनी लंबाई होती है, मान लो ये यहां से लेकर यहां तक अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है। यहां पर देखो एक स्ट्रैंड का यहां पर चक्कर नहीं पूरा होता। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं यही चक्कर पूरा हो गया, ये तो आधा ही चक्कर पूरा हुआ, देखो यहाँ पर तो आधा ही हुआ, ये पूरा तो यहाँ पर जाकर होगा। इस दोनों को जोड़े तब एक सर्कल पूरा होगा। तो यहाँ पर एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, कितनी होती है 34 एंगस्ट्रोम। कितनी होती है 34 एंगस्ट्रोम या 3.4 नैनोमीटर, या 3.4 नैनोमीटर, या तो 34 एंगस्ट्रोम या 3.4 एंगस्ट्रोम, सॉरी नैनोमीटर। तो ये अब देखो एक हेलिक्स की लंबाई कितनी बताई, 3.4 नैनोमीटर। इसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि जब ये कुंडलित करते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो मतलब नाइट्रोजन बेस है, ये बेस पेयर बन गए, जोड़े बना रहे हैं नाइट्रोजन बेस के। तो दो नाइट्रोजन बेस के जोड़ों के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रोम। इन दोनों के बीच की दूरी, ये मान लो ये दूरी, तो ये दूरी उन्होंने कितनी बताई, 3.4 एंगस्ट्रोम। कितनी बताई, 3.4 एंगस्ट्रोम। और एक चक्कर में कितनी संख्या बताई इसकी, लगभग 10। एक चक्कर में कितने नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। यहां से लेकर यहां तक गिनोगे तो 10 नाइट्रोजन बेस पेयर आपको मिलेंगे। और दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रोम। समझ में आ गया। और यदि नैनोमीटर में चेंज करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। ये कंफ्यूजन मत रखना आप, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करें, अब देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ ये जब कुंडली कर रहा है तो कुंडलक कर रहा है, तो एक तरफ तो बड़ी खांच बन रही है और एक तरफ छोटी खांच बन रही है, एक तरफ तो छोटी और ये बड़ी। तो ये क्या हो रहा है, तो इन्होंने बताया कि जब कुंडलित करता है तो दो प्रकार की खांच बनती है, जिसको हम दो नाम देते हैं, एक तो मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव। ये तो है मेजर ग्रूव यानी बड़ी खांच, और मेजर ग्रूव के जस्ट सामने क्या होती है, जिसके जस्ट सामने कौन सी होगी, माइनर ग्रूव।
यानी छोटी खांच, मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। ठीक है, तो मेजर ग्रूव की यदि हम चौड़ाई की बात करें तो मेजर ग्रूव लगभग चौड़ाई होती है इसकी 2.2 नैनोमीटर और इसकी होती है 1.2 नैनोमीटर। अब ये ग्रूव्स का भी काम होता है, इन ग्रूव्स पर यानी इन खांच पर ही कोई भी नेक्स्ट प्रोटीन आकर जुड़ता है और इससे रिएक्शन करता है, या कोई एंजाइम आकर इससे रिएक्ट करता है, तो इन खांचों का काम होता है। तो एक तरफ बड़ी खांच बनती है, दूसरी तरफ छोटी खांच बनती है। ऐसे नहीं कि दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर। अगर आपने ऐसा डायग्राम बनाया है जिसमें दोनों, देखो इस प्रकार से आपने ऐसा डायग्राम बना दिया जिसमें दोनों खांच बराबर है आमने सामने की, तो वो गलत डायग्राम हो जाएगा। तो डायग्राम बनाओ तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव दोनों अलग अलग दिखाई देनी चाहिए। जैसे एक तरफ मेजर ग्रूव है, एक तरफ माइनर ग्रूव है। समझ में आ गया? तो ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। मैंने बताया दोनों प्रति समानांतर होती है, एक का 3 प्राइम सिरा दूसरे का 5 प्राइम सिरा के सामने रहता है। तो इस प्रकार से क्या है, दोनों प्रति समानांतर है और कुंडलित रहते हैं दोनों। समझ में आ गया आपको? और ये जो बॉन्ड बनते हैं, जो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में बनते हैं, तो कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस पाए जाते हैं? हमें पता है नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल कभी भी नहीं पाया जाता है डीएनए में, वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड बनते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बनते हैं। बस ये दो ही प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। इसी प्रकार के बॉन्ड्स बनते हैं। कभी भी एडेनिन साइटोसिन से बॉन्ड नहीं बना था, हमेशा थाइमिन से बना है। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये ज्यादा मजबूत होगा। जिस डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है वो ज्यादा मजबूत रहता है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 ही बॉन्ड बनते हैं। तो इस प्रकार से दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती है। हमें पता होना चाहिए इनके कुछ डायमीटर्स, जैसे डायमीटर इसका 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। 2 नाइट्रोजन बेसेस के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम। और ग्रूव्स की बात करें, एक माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव होती है। संख्या की बात करें, एक चक्कर में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं और 2 नाइट्रोजन बेस की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये था वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया डबल स्टैंडर्ड मॉडल। तो डीएनए, मोस्ट ऑफ डीएनए इसी प्रकार का होता है। बाद में और भी फॉर्म्स खोजी गई थी जिनके बारे में लेक्चर बना चुका हूं कि अलग अलग फॉर्म्स कौन सी होती। अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका कि अलग अलग फॉर्म कौन सी होती। तो ये जो खोज की थी डीएनए की, तो ये कौन सी फॉर्म थी, बी फॉर्म। डीएनए की कौन सी फॉर्म थी, वाटसन क्रिक ने जो खोजी वो बी फॉर्म थी। अलग अलग फॉर्म होती है, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, जेड फॉर्म। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो हेलिक्स ये कुंडलन करता है, हेलिक्स करता है, तो वो कौन सी दिशा में करता है, राइट हैंड साइड में। कौन सी दिशा में करता है, राइट हैंड साइड में। सारे डीएनए राइट हैंड साइड में करते हैं, एक डीएनए को छोड़कर जेड डीएनए, केवल जेड डीएनए क्या करता है, दूसरी दिशा में यानी वामाव्रत दिशा में, लेफ्ट हैंड साइड में कुंडलन करता है और ये राइट हैंड साइड में। तो ज्यादातर डीएनए क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ये कुंडलन करता है। तो इस प्रकार का होता है डीएनए की स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार की इसकी संरचना होती है। बहुत ही आसान है, बस आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है किस प्रकार की होती है डीएनए की स्ट्रक्चर। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।